हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं प्रोबेबिलिटी बेस्ड कैलकुलेशन ऑफ जेनेटिक्स के पार्ट 3 के बारे में। तो पिछले मैंने आपको 2 और लेक्चर्स दिए हैं और पिछले जो न्यूमेरिकल जेनेटिक्स पर बेस्ड लेक्चर्स आपने देखे उसमें आपने टोटल अभी तक 6 डिफरेंट पैटर्न को स्टडी किया है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा 7th और 8th नंबर के पैटर्न को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको 30 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व करने होते हैं जब एग्जाम में आते हैं। तो आपको इस लेक्चर को देखने के बाद ये कॉन्फिडेंस डेफिनेटली डेवलप होगा कि आप किसी भी जेनेटिक्स के क्वेश्चन को जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूं पैटर्न नंबर 7। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन फिनोटाइप इन F2 जनरेशन फ्रॉम सेल्फिंग ऑफ F1 हेट्रोजाइगस। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप बहुत ध्यान से समझिए। ये एक पैटर्न है क्वेश्चंस का। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जब हम F1 हेट्रोजाइगस की सेल्फिंग कराते हैं, जब हम F1 हेट्रोजाइगस का स्वपरागण कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, तो F2 जनरेशन जो आपको ऑब्टेन होगी उसमें जो भी गिवन फिनोटाइप आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये आपको डिटरमाइन करना होगा या बताना होगा। देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसी F1 हेट्रोजाइगस की सेल्फिंग करने पर आपको F2 जनरेशन मिलती है। आप बताइए कि F2 जनरेशन में टॉल हाइट और राउंड सीड्स वाले प्लांट्स के आने की प्रोबेबिलिटी या प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस तो आप सबसे पहले पैटर्न को समझ लीजिए। आपसे बोला जाएगा कि ये एक फिनोटाइप है यानी कि टॉल हाइट और राउंड सीड्स, यानी कि हम देख रहे हैं यहां पर 2 कैरेक्टर का जिक्र हो रहा है, हाइट और शेप ऑफ सीड, जिसमें से हाइट ऑफ द प्लांट का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है, टॉल, जो कि डोमिनेंट है। शेप ऑफ सीड का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आपको क्या दिख रहा है, राउंड, जो भी डोमिनेंट है, यानी कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप देख रहे हैं कि F1 हेट्रोजाइगस है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए किसी डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये एक F1 हेट्रोजाइगस है और आपको बताना है कि जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो आपको टोटल जो प्रोजेनीज मिलेंगे उसमें से कितनी ऐसी प्रोजेनीज होंगी जो हाइट, टॉल यानी लंबी रखती होंगी और उनके सीड राउंड शेप होंगे। तो बहुत इजी है। अगर आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, यहां पर फिर मैं जिक्र कर रहा हूं कि जब भी हम कोई भी कठिन क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको केवल एक चीज आना चाहिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो हम सभी जानते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो डोमिनेंट फिनोटाइप होता है, डोमिनेंट फिनोटाइप, और डोमिनेंट फिनोटाइप मतलब जैसे कि वहां पर हमने टॉल को जो डोमिनेंट फिनोटाइप बोला है, तो डोमिनेंट फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी हमेशा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3/4 होती है, ये आपको पता है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में रेसेसिव फिनोटाइप जो होता है, रेसेसिव फिनोटाइप, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/4 होती है। क्योंकि आपने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था तो आपने देखा था आपको वहां पर 3 लंबे और एक बोना प्लांट मिलता है। तो लंबा यानी कि टॉल एक डोमिनेंट ट्रेट है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। 4 में से 3 प्रोजेनीज आपको क्या मिल रही हैं, लंबी, और एक आपको क्या मिल रही है, बॉनी। अब क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो फिनोटाइप इंडिविजुअल के पूछे जा रहे हैं वो एक डाई हाइब्रिड क्रॉस से प्रोड्यूस हुए इंडिविजुअल है, क्योंकि यहां पर 2 कैरेक्टर का जिक्र हो रहा है। तो आप इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे टॉल हाइट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है, हम सभी जानते हैं ये डोमिनेंट ट्रेट है। और राउंड शेप ऑफ सीड भी डोमिनेंट ट्रेट है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंगली देखें तो होगी 3/4। अब आपको कलेक्टिवली बताना है कि इस इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या ऐसे इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो हाइट में लंबे होंगे और उनके शेप ऑफ सीड जो होंगे वो राउंड होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों ही अलग अलग जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी दैट इज द मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। कि आपने सेपरेटली हर एक कैरेक्टर की प्रोबेबिलिटी को निकाला ऑन द बेसिस ऑफ कि वो डोमिनेंट है या वो रेसेसिव है, और आखिरी में आपने मल्टीप्लिकेशन लॉ का यूज कर दिया। तो आंसर आपका आएगा 9 × 16। तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। आपको कभी भी दिमाग नहीं लगाना, आपको क्रॉस नहीं करना स्टार्ट कर देना, आपको केवल इतना देखना है कि जो भी फिनोटाइप आपसे पूछे जा रहा है अगर वो F1 हेट्रोजाइगस की सेल्फिंग से प्रोड्यूस हुआ है तो हमेशा डोमिनेंट जो
कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी और रेसेसिव जो ट्रेट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। आप बस देख लीजिए कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है, कौन सा ट्रेट रेसेसिव है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इस पैटर्न पर आते हैं वो पी प्लांट के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पर ही बेस्ड होते हैं। और वी नो डैट की पी प्लांट के सभी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हमने पढ़े हैं और हम जानते हैं कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है। तो ये क्वेश्चन का एक पैटर्न है। अगला एक और क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट सा मैंने बना दिया। इसमें आप देख रहे हैं कि वॉयलेट कलर का फ्लावर भी होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन फ्लावर की होना चाहिए, डॉर्फ हाइट होना चाहिए, राउंड सीड, यानी कि ये एक टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल है। यानी कि यहां पर जो F1 हेट्रोजाइगस होगा वो टेट्रा हाइब्रिड, यानी कि वो 4 डिफरेंट हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ अलील को रखता होगा। पहली चीज इस तरीके से मैं बता सकता हूं हाइपोथेटिकली। और इसमें आपको बताना है कि इससे जो प्रोजेनीज प्रोड्यूस होंगे, जब इसकी आप सेल्फिंग करेंगे तो कितने प्रोजेनीज होंगे जिनके फ्लावर का कलर वॉयलेट होगा, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल होगी, हाइट ऑफ द प्लांट डॉर्फ होगी और शेप ऑफ सीड राउंड होगा। तो यहां पर हम हर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की प्रोबेबिलिटी को एज पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस निकाल लेते हैं। तो वॉयलेट कलर के फ्लावर, अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये डोमिनेंट ट्रेट है हमें मालूम है 3/4। एक्सियल फ्लावर पोजीशन, ये भी एक डोमिनेंट ट्रेट है क्योंकि टर्मिनल को हम रेसेसिव मानते हैं पी में, तो इसको भी मैं 3/4। डॉर्फ हाइट, ये तो डेफिनेटली रेसेसिव ट्रेट है, ये एक रेसेसिव ट्रेट है और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। और राउंड सीड, तो ये तो डेफिनेटली डोमिनेंट ट्रेट है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 3/4। अब आप बहुत आसानी से मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करिए। आप कैसे सॉल्व करेंगे, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4 और 3/4, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 27/256। बहुत इजी है। यानी कि अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड करना चाहूं तो मैं परसेंटेज में भी निकाल सकता हूं, लेकिन आप याद रखिए कि आपका जो आंसर होगा वो होगा 27/256। यानी कि 256 प्रोजेनीज आपको जो F2 जनरेशन में मिलेंगी, उनमें से 27 प्रोजेनीज जो होंगी वो ऐसी होंगी जिनके फ्लावर का कलर वायलेट होगा, जिनकी पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल होगी, जिनकी हाइट डॉर्फ होगी, लेकिन शेप ऑफ सीड क्या होगा, राउंड। तो ये आपने बहुत आसानी से यहां पर 30 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर लिया और ऐसा आप कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। बस आपको क्या पता होना जरूरी है कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है। डोमिनेंट है तो 3/4, रेसेसिव है तो 1/4। पैटर्न नंबर 8 पर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। पैटर्न नंबर 8 जब आपसे पूछा जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे जैसे कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन जीनोटाइप इन F2 जनरेशन फ्रॉम सेल्फिंग ऑफ F1 हेट्रोजाइगस। यानी कि अब आपको क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है कि अगर F1 हेट्रोजाइगस की आप सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो जो आपको F2 जनरेशन ऑब्टेन होगी, उन F2 जनरेशन की प्रोजेनीज में ऐसी कितनी प्रोजेनीज होंगी जिनका जीनोटाइप ये होगा मींस जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है कि आपने एक F1 हेट्रोजाइगस का क्रॉस किया है। यहां पर मैं समझाता हूं, ये मान लीजिए एक F1 हेट्रोजाइगस है, 3 कैरेक्टर को लेकर मैं बात कर रहा हूं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। ये क्या है, ये F1 हेट्रोजाइगस है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये F1 हेट्रोजाइगस है, आप इसकी सेल्फिंग करा रहे हैं और सेल्फिंग कराने पर आपको बताना है जो प्रोजेनीज प्रोड्यूस होंगे, उन प्रोजेनीज में से कितनी प्रोजेनीज ऐसी होंगी जो पहले कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस, दूसरे के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट और तीसरे के लिए होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप रखती होंगी। तो अब आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर भी आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर ही बेस्ड है। एज पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम जानते हैं कि किसी भी होमोजाइगस डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है, किसी भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी 2/4, इन अदर वर्ड्स 1/2 होती है, और किसी भी होमोजाइगस रेसेसिव की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है। बस आपको इतना पता है, आप किसी भी इंडिविजुअल के जीनोटाइप को देखकर उसकी आने की, उसके प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी F2 जनरेशन में बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में एक पेयर हेट्रोजाइगस है, दूसरा होमोजाइगस है, तीसरा होमोजाइगस रेसेसिव है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलेंगे 2/4। कैपिटल बी यानी होमोजाइगस डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपका आंसर होगा 1/4। और होमोजाइगस रेसेसिव की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/4। आप सॉल्व कर दीजिए, आपका सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा,
64। और इसको और सिंपल करना चाहे तो आप कर सकते हैं 1/36। ठीक है ना, 1/32, सॉरी 32, यहां मैथमेटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हमें भी होती है, तो 1/32। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 2/64 या 1/32 आप चाहे तो इंटू 100 कर परसेंटेज में भी आंसर निकाल सकते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप आपको दिया जाएगा और बोला जाएगा कि अगर इसको F1 हेटेरोजाइगस की सेल्फिंग से बनाया गया है तो बताइए इसका जीनोटाइप जो होगा, जो जीनोटाइप आपको दिया गया उसकी प्रोबेबिलिटी F2 जनरेशन में कितनी होगी। तो 32 में से एक प्रोजेनीज आपको ऐसा मिलेगा जो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी जीनोटाइप को रखता होगा। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। तो आपको एक और जीनोटाइप दिया जा रहा है जो कि हेटेरोजाइगस फॉर ऑल 4 कैरेक्टर्स, चारों कैरेक्टर्स के लिए हेटेरोजाइगस है। यानी कि हम अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको बताएं तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक F1 हेटेरोजाइगस है, 4 कैरेक्टर को लेकर है, और इससे सेल्फिंग करने पर आपको इसी के जीनोटाइप की, यानी कि पेरेंटल जीनोटाइप भी कह सकता हूं, कि प्रोजेनीज की प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है। तो F1 हेटेरोजाइगस फॉर 4 कैरेक्टर्स को सेल्फिंग करने पर आपको जो प्रोजेनीज मिलेंगी उसमें से कितनी ऐसी प्रोजेनीज होंगी जो हेटेरोजाइगस ही होंगी अपने पेरेंट की तरह। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर भी हमें दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल है। 1/4, सॉरी यहां पर मैं लिखूंगा 2/4 क्योंकि हेटेरोजाइगस पेयर के आने की प्रोबेबिलिटी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होती है 2/4। अगेन लिखूंगा 2/4, अगेन लिखूंगा 2/4 और फिर से लिखूंगा 2/4। एक तो तरीका ये है, आप इसको चाहे तो सिंपल कर सकते हैं 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और इसको भी लिख सकते हैं 1/2। यानी कि मैं बहुत सिंपल कर लूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 1/16, यानी कि 16 में से आपको एक ऐसी प्रोजेनीज मिलेगी जो हेटेरोजाइगस होगी F1 पेरेंट की ही तरह या F1 पेरेंट के जीनोटाइप की तरह। इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो मैं 2/32 भी लिख सकता हूं, ऑप्शन में कई बार ऐसा भी दिया जा सकता है। एक ही बात है, अगर मैं चाहूं तो इसको आगे 4/64 भी लिख सकता हूं और मैं चाहूं तो इसको 8/256 भी लिख सकता हूं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें एक ही है, बस सिंपल फॉर्म में ऑप्शन दिए जा सकते हैं, थोड़े से आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आंसर्स दिए जा सकते हैं। तो आई होप कि आपने इन सभी पैटर्न को बहुत ही प्रॉपर वे में समझा होगा। अपने आखिरी पैटर्न जो मैं आपको बताने वाला हूं 9th नंबर पैटर्न अपने नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगर 2 पेरेंट जिनका जीनोटाइप बिल्कुल अलग अलग है और उनका आप आपस में अगर क्रॉस कराते हैं तो उससे किसी पर्टिकुलर जीनोटाइप के प्रोजेनीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसको समझने के लिए आपको देखना होगा चौथा लेक्चर, यानी कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड कैलकुलेशन ऑफ जेनेटिक्स पार्ट 4। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।